हेलो व्यूवर्स, आज जो यूपीएससी की प्रीलिम्स का जीएस का पेपर आया है, बहुत ही टफ़ पेपर है। जो रिएक्शंस हैं, जो लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, वो सभी लोग इस पेपर को जानते हैं कि पेपर का क्या स्तर था, क्या लेवल था। और इसमें कट ऑफ की जहाँ तक हम बात करेंगे वो आगे एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन बताने चल रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको इस वीडियो में सी सीरीज़ का ये वीडियो है, और इस सी सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट टू 30 1 से 30 तक जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने मैच कर लिए हैं। आपको जगह जगह मैं प्रोवाइड कर दूंगा इनके सोर्सेज भी। आप पूरे वीडियो को देखें और देन फिर आप अपने कमेंट के माध्यम से अगर किसी उत्तर पर आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप बता सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है सी सीरीज़ का, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। ये एक हिंदी में वीडियो है, इंग्लिश वर्जन का वीडियो मैं इंग्लिश फॉर्मेट में अपलोड कर रहा हूँ, जो आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा बाद में। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। एक्चुअल में जो फर्टिगेशन है वो इंजेक्शन से रिलेटेड है कि इंजेक्टिंग फॉर्मेट में कैसे फर्टिलाइज़र जो है एग्रीकल्चर में दिया जाए। और इसके लिए जो सही ऑप्शन जो है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैंने आपको हिंट कर दिया है। और इसका सही ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है। 2, 3 और 4, चूँकि यहाँ पर पहला वाला जो प्रश्न है, पहला जो है इसको छोड़ करके क्षारीयता का नियंत्रण से संभव नहीं है, लेकिन रॉक फास्फेट और जो फास्फेटिक उर्वरक होते हैं उनका इसमें सफलता प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से जो पोषक हैं, चूँकि जो फर्टिगेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो है पोषक तत्व हैं उनकी बड़ी हुई मात्रा तक जो है हम पहुँचा सकें फसल में, क्रॉप में, इरीगेशन में जो हमारी है, और उसके इरीगेशन के माध्यम से, और ताकि जो है अधिक हम जो है प्रोडक्शन को प्राप्त कर सकें। और रासायनिक पोषकों के निछालन यानी लीचिंग के में भी जो है ये जो है कमी करता है। इस प्रकार इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट। इसमें हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। हमें ऑफिशियल मेजर मिनरल्स के बारे में बात करनी है। और अगर हम बात करें तो क्रोमाइट तो बिल्कुल कंफर्म है, जो हमारा मिनरल्स है वो मेजर मिनरल्स में आता है क्रोमाइट। अब दो का ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो है बेंटोनाइट जो है नहीं है मेजर मिनरल्स में, इसलिए इसका जो एलिमिनेटिंग थ्योरी से जो मेरा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। और इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही है सेकंड का। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 इसको, महासागर औसत तापमान ओशन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। OMT को 26 डिग्री सेल्सियस ताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ये ऑप्शन जहां तक 26 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट ऑफ व्यू है ये सही है, और जनवरी से मार्च तक मापा जाता है ये भी सही है। लेकिन ये 129 मीटर जो है नहीं मिल रहा है। मैंने इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर का आपके साथ अटैच कर दिया है पिक जो है, आप इसे देख सकते हैं। द हिंदू में ये जो है 50 से 100 मीटर दे रखा है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो 1 है वो सही नहीं होगा। और OMT जो है वो मार्च और जनवरी में एकत्रित किया जाता है, ये 2 ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा तीसरे का वो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का जो मूल्य है, खुदरा मूल्य, वो बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, एक ऑप्शन। फिर अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है। और सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है, और इसका जो सही आंसर है वो तीनों ऑप्शन सही हैं, और इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 2 ज़िलों में विस्तृत है, यस, ये ऑप्शन भी सही है। मरु उद्यान जो है मध्य राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में जो है विस्तृत है। इसी प्रकार अगर हम बात करें
उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के प्राकृतिक आवासों में से एक है, ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप इस पर श्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? जैसा कि मालूम है भारत और चाइना के बीच में जो लद्दाख रीजन में गलवान घाटी में विवाद चल रहा है, जहाँ से प्रश्न एक्सपेक्टेड था, और नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन जो है हिमनद स्थित है, और इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भिलसा मध्य प्रदेश के विदिशा में है, ये ऑप्शन मैच किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो द्वार समुद्र दे रखा है महाराष्ट्र का, लेकिन द्वार समुद्र जो है वो कर्नाटक में है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये गिरिनगर गुजरात में दे रखा है, वैसे गुजरात में गिरनार है, और स्थानेश्वर जो है हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो भिलसा और गिरिनगर को मिला करके होगा। नाउ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण OGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 8 है और उसमें केंद्र यानी केंद्रीय जल भूमि जल प्राधिकरण जो है वो उसने 36% का दे रखा है। ये रॉन्ग है, ये 19% के लगभग है। 16% हमारा जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड का है, और 3% जो है क्रिटिकल का है। कुल मिलाकर के जो है 19% है हमारा पहला स्टेटमेंट। ये जल मिशन का जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट जो है CGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। और विश्व के भूजल सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इस प्रकार कुल मिलाकर के जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो बी सही है, 2 और 3। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, ये एक साइक्लोन की आई होती है। और ये जो साइक्लोन होते हैं वो सभी में आई होती है, चाहे वो वीक साइक्लोन हो या स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हो। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट, चक्रवात की जो वाताक्षी के अंदर का तापमान है वो आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इनसाइड द आइज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। और ये आप अगर NCERT की क्लास 12 की बुक देखें, वर्ल्ड एंड फिजिकल जियोग्राफी, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है 9 का वो आपको ये गलत है। टेम्परेचर चक्रवात की वाताक्षी ये गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो है एक ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरे का ए ऑप्शन जो है, अरे सॉरी नवे का एक ऑप्शन जो है मेरा सही होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 10, इसमें नागार्जुन श्रीशैलम है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका 10 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका तात्पर्य है कि 10th का जो हमारा है वो सी था, सॉरी 10th का सी। 11 जो है 11 का मेरा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है, इसका आंसर जो होगा वो बी है, मैच्ड आंसर है, आप इस पर श्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल किस्म के लिए विख्यात थे। ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही है, इसका
ए ऑप्शन सही है, आप इस पर श्योर हो सकते हैं बिल्कुल 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कृषि में शून्य जुताई ज़ीरो टिलेज का क्या लाभ है? तो अगर हम क्वेश्चन इस 13 की बात करें तो इसका डी ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। को वीडियो की लंबाई बड़ी ना हो जाए, लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है। ये तीनों के लिए पिछली फसल की अवशेषों की जो बुआई की जाती है तो हम बिना जलाए जो है बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पलारी की समस्या है उस पलारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये ज़ीरो टिलेज जो है पूछा गया है। और इस पर जो है एनजीटी का एक कमेंट भी आया था जब लास्ट ईयर जो है दिल्ली में पलारी की समस्या के चलते धुंध की समस्या थी। और नेक्स्ट अगर इसका जो सेकंड पॉइंट है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधा रोपण संभव है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, यानी ज़ीरो टिलेज से ये तीनों काम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो यहाँ पर कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूँ, मूंगफली के बीज का भी प्रयोग हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस के रूप में पिक जो है ऐड कर दिया है। कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कथन कार्बन के सामाजिक मूल पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदात कार्बन पदचिन्ह या कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड है, सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ। और फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, यह ऑप्शन गलत है। उड़द की खेती जो है वो खरीफ की है और इसको जो है हम रबी के साथ नहीं कर सकते हैं। और बल्कि मूंग की जो खेती है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कुल उत्पादन के संदर्भ में मूंग को पूछा है, लेकिन मूंग की खेती जो है खरीफ के साथ साथ रबी में भी की जाती है। यह एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और अगर कुल दाल उत्पादन की बात करी जाए तो उसमें मूंग का हिस्सा जो है वो केवल 9.62% है और इसके अंदर कल्टीवेटेड एरिया जो है वो 13.24 है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा जो है, और पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहाँ रबी दालों का उत्पादन जो है घटा है। तो अगर अब इसे एलिमिनेटिंग थ्योरी के साथ देखें तो हमारा इसका जो ऑप्शन बनता है, यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है और उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवसों, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट जो है ऑप्शन ए सही है इसका। कपास के लिए 210 दिन पाला आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को बचाने के लिए ही हो सकता है और निमज्जनी यानी सबमर्सिबल पंपों की नहीं है। अगर इसकी हम बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है सी सही है। इसका दोनों आंसर सही होगा, सी, क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो यूज़ किया जाता है करंट को स्टोर करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर। तो अगर हम इसको इस दृष्टि से देखें तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसका सी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है, ये एक स्टेटमेंट है। और इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन सही है, ए और 2 यानी ए ऑप्शन 19 का सही है और ये बिल्कुल अश्योर्ड आंसर है, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं इसको मैच किया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो पारितंत्र कृषि अनुकूली जो माना जाता है इसका आंसर जो है डी होगा। डी में चारों ऑप्शन माने गए हैं सही और ये डी आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर सही है वो डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
यहाँ परिव्राजक जो है श्रमण और उपासक, ये इतिहास का प्रश्न है। सेकंड प्रश्न आई थिंक ये आया है अब तक के वीडियो में, और इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में 1 और 3 जो है, 1 और 3 बी ऑप्शन जो है 21 नंबर क्वेश्चन का सही है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात चलें क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय हाथियों संदर्भ में लीव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी 1 और 4, यानी 1 और 4 नागरहोल जो है कावेरी बेसिन में है, और वायनाड जो है ये भी जो है कावेरी बेसिन में है, और पापीकोंडा जो है ये जो है गोदावरी जो है कावेरी में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत की जैविक विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ये पक्षी से संबंधित है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास पक्षी है के संरक्षण के निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन सही है, कान्हा। कान्हा जो है संरक्षित क्षेत्र है बारहसिंगा के लिए, मस्क डियर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 26, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में किसके लिए यूज़ हो सकता है? तो अगर हम क्वेश्चन इसके लिए डी ऑप्शन, तीनों सही होंगे इस्पात के लिए, बिल्कुल ये सही आंसर है। इसका जो आंसर है वो सही है, क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ पर मृग अपने प्राकृतिक आवाज़ में मिल सकता है? तो यहाँ पर मृग, कस्तूरी मृग की बात हो रही है जो अपने प्राकृतिक आवाज़ में मिल सकता है, तो वो इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा सही। 27 का ए आंसर सही होगा। ये जो है अस्कोट वन्यजीव और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिल जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण सड़क के निर्माण में जो है किन किन का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का जो आंसर है वो बी सही है। 2, 3 और 4, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि शीत मिश्रित एसाल्ट प्रौद्योगिकी जियो टेक्सटाइल जूट है, इसका निर्माण अभी किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा प्रमोट भी किया जा रहा है जियो टेक्सटाइल्स को। और ऊष्म मिश्रित एसाल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट यानी 2, 3, 4 का प्रयोग जो है इसमें किया जा रहा है। क्लियर है, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं, ये सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही है। और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। कुल मिलाकर अगर इसे हम एलिमिनेटिंग थ्योरी से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पर ये पूछा गया है कि खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो बायोचार का जो सही ऑप्शन है वो डी है। इसका सही आंसर जो है वो डी है। क्यों डी सही है? क्योंकि बायोचार इज़ यूजली प्रोड्यूस्ड बाय जो है पायरोलिसिस ऑफ बायोमास एट आर्मनी, चारकोल वगैरह से बनता है, और इसके लिए जो है क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर 30 सही है। बाकी जो प्रश्न हैं हमारा 31 से लेकर के 100 तक, वो 70 क्वेश्चन जो है हम आगे नेक्स्ट आपको अपलोड करेंगे। ये 30 प्रश्न जो मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आप ऑलमोस्ट 1-2% का एरर हो सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल आप इस पर श्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।